8 दिसंबर 1935 पंजाब के लुधियाना जिले के नसराली गांव में एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जिसे आगे चलकर भारतीय सिनेमा के सबसे लोकप्रिय चेहरों में गिना जाना था। उसका नाम था धर्मेंद्र केवल कृष्ण देओल। उस समय न तो उसके परिवार के पास फिल्मों से कोई रिश्ता था और न ही किसी को यह अंदाजा था कि गांव की मिट्टी में पला यह साधारण सा लड़का एक दिन रुपहले पर्दे पर लाखों लोगों के दिलों की धड़कन बन जाएगा। धर्मेंद्र का बचपन पंजाब के उस वातावरण में बीता जहां खेत, गांव, परिवार और सादगी जीवन का हिस्सा थे। उनका परिवार किसी फिल्मी खानदान से नहीं था। यही बात उनकी कहानी को और खास बनाती है, क्योंकि उन्होंने अपने लिए वह रास्ता चुना था जिस पर उनके परिवार में उनसे पहले कोई नहीं चला था। बचपन से ही धर्मेंद्र को फिल्मों का आकर्षण था। वह पर्दे पर दिखाई देने वाले अभिनेताओं को केवल कलाकार के रूप में नहीं देखते थे, बल्कि उनके भीतर एक ऐसी दुनिया देखते थे जिसमें वह स्वयं भी पहुंचना चाहते थे। खासकर दिलीप कुमार का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। दिलीप कुमार के अभिनय और व्यक्तित्व ने धर्मेंद्र के मन में अभिनेता बनने की इच्छा को और मजबूत किया। धर्मेंद्र ने बाद में अपने जीवन से जुड़ा एक किस्सा सुनाया था कि जब वह बहुत छोटे थे तब से ही फिल्मों के प्रति उनका आकर्षण इतना गहरा था कि उन्होंने मुंबई जाने और अपने प्रिय अभिनेता दिलीप कुमार से मिलने का सपना देख लिया था। वर्ष 1952 के आसपास वह मुंबई पहुंचे और दिलीप कुमार से मिलने की ऐसी कोशिश की जिसे आज सुनकर शायद विश्वास करना मुश्किल लगे। उन्होंने दिलीप कुमार के घर में प्रवेश कर लिया और अभिनेता को सोते हुए देख लिया। जब दिलीप कुमार की आंख खुली तो धर्मेंद्र घबरा गए और वहां से भाग निकले। बाद में उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि वह बेहद नासमझी भरा कदम था। लेकिन इस घटना के पीछे एक बात साफ थी। वह लड़का फिल्मों की दुनिया में पहुंचने के लिए बेचैन था। मुंबई की चमक देखकर किसी को भी लग सकता था कि फिल्मों में आना आसान होगा, लेकिन धर्मेंद्र के लिए यह रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था। मुंबई में उनका शुरुआती जीवन संघर्ष से भरा रहा। वह एक समय ऐसी जगह भी रहे जिसे आज की भाषा में गैराज कहा जा सकता है। उन्होंने जीविका चलाने के लिए एक ड्रिलिंग कंपनी में काम किया और अतिरिक्त समय तक काम करके पैसे कमाए। एक समय उनकी कमाई लगभग 200 रुपए प्रति माह थी। यह वही दौर था जब धर्मेंद्र के पास न कोई बड़ा नाम था, न कोई फिल्मी सहारा और न ही ऐसा परिचय जो उन्हें सीधे किसी बड़े निर्माता के कार्यालय तक पहुंचा देता। उनके पास केवल एक चेहरा, मजबूत शरीर, अभिनय का सपना और उस सपने के लिए लगातार कोशिश करने का साहस था। इसी बीच एक फिल्म पत्रिका ने नए कलाकारों की खोज के लिए प्रतिभा प्रतियोगिता आयोजित की। धर्मेंद्र ने इसमें भाग लिया। उनकी तस्वीरें और व्यक्तित्व निर्णायकों को पसंद आए और उन्हें इस प्रतियोगिता में सफलता मिली। यही सफलता उनके जीवन का पहला बड़ा दरवाजा बनी। वर्ष 1958 और 1959 के आसपास उनकी प्रतिभा को पहचान मिली और इसके बाद मुंबई में उनके लिए अभिनय के अवसर खुलने लगे। लेकिन प्रतियोगिता जीत जाना सफलता की अंतिम मंजिल नहीं थी। असली परीक्षा अब शुरू होनी थी। धर्मेंद्र ने वर्ष 1954 में प्रकाश कौर से विवाह किया था। उस समय वह फिल्मी दुनिया में स्थापित नाम नहीं थे। उनका जीवन तब एक सामान्य पारिवारिक जीवन की तरह था। आने वाले वर्षों में उनके परिवार का विस्तार हुआ और उनके 4 बच्चे हुए, जिनमें सनी देओल, विजेता देओल, अजीता देओल और बॉबी देओल शामिल हैं। इसके बाद वर्ष 1960 में वह फिल्मी पर्दे पर पहली बार दिखाई दिए। फिल्म थी दिल भी तेरा हम भी तेरे और निर्देशक थे अर्जुन हिंगोरानी। ये शुरुआत किसी बड़े धमाके के साथ नहीं हुई थी। धर्मेंद्र अभी केवल एक नए अभिनेता थे जिन्हें दर्शकों को पहचानने में समय लगना था। उनकी पहली फिल्म के लिए उन्हें केवल 51 रुपए मिले थे। 3 निर्माताओं ने मिलकर उन्हें 17 रुपए दिए थे। आज जब उनकी संपत्ति और दशकों की कमाई की चर्चा होती है, तब यह शुरुआती रकम उनकी यात्रा की लंबाई का अंदाजा देती है। एक तरफ 51 रुपए की शुरुआत थी और दूसरी तरफ एक ऐसा भविष्य था जिसमें वह करोड़ों की संपत्ति के मालिक बनने वाले थे। लेकिन उस समय धर्मेंद्र को यह सब पता नहीं था। वह केवल काम करना चाहते थे। धर्मेंद्र का शुरुआती दौर धीरे धीरे आगे बढ़ा। उन्होंने रोमांटिक फिल्मों में काम किया, गंभीर भूमिकाएं निभाईं और धीरे धीरे दर्शकों को यह समझ में आने लगा कि यह अभिनेता केवल अपने रूप के कारण पर्दे पर नहीं टिकेगा। वर्ष 1963 में बंदिनी जैसी फिल्म ने उन्हें गंभीर अभिनय की दिशा में आगे बढ़ाया। इसके बाद अनपढ़, सूरज, आए दिन बहार के और कई दूसरी फिल्मों में उनका काम लोगों ने पसंद किया। लेकिन उनके करियर का वास्तविक मोड़ वर्ष 1966 में आया। फिल्म थी फूल और पत्थर। इस फिल्म में धर्मेंद्र ने एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाई थी जिसके भीतर अपराध और संवेदना दोनों मौजूद थे। फिल्म की कहानी में उनका चरित्र एक अपराधी से इंसानियत की ओर बढ़ता है।
धर्मेंद्र ने इस भूमिका में कठोरता और कोमलता दोनों को साथ लेकर चलने की कोशिश की। फिल्म का एक दृश्य बेहद चर्चित हुआ जिसमें धर्मेंद्र बिना कमीज के दिखाई दिए। उनके मजबूत शरीर और प्रभावशाली व्यक्तित्व ने दर्शकों पर जबरदस्त प्रभाव डाला। इसी फिल्म के बाद उनके साथ मर्दानगी और शारीरिक शक्ति की एक नई छवि जुड़ गई। आगे चलकर यही छवि उन्हें हिंदी सिनेमा के ही मैन के रूप में प्रसिद्ध करने वाली थी। फूल और पत्थर को वर्ष 1966 की बड़ी सफल फिल्मों में गिना गया और इसने धर्मेंद्र को एक भरोसेमंद सितारे के रूप में स्थापित कर दिया। लेकिन धर्मेंद्र की असली ताकत केवल उनका शरीर या चेहरा नहीं था। यदि ऐसा होता तो उनका करियर कुछ वर्षों के बाद समाप्त हो सकता था। उनकी असली ताकत यह थी कि वह अलग अलग तरह की भूमिकाओं में स्वयं को ढाल सकते थे। वर्ष 1969 में आई सत्यकाम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इस फिल्म में धर्मेंद्र ने सत्यप्रिय नामक ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाई जो अपने नैतिक सिद्धांतों से समझौता नहीं करता। यह भूमिका उनके लोकप्रिय मर्दाना व्यक्तित्व से बिल्कुल अलग थी। यहाँ उन्हें तलवार चलाने या खलनायकों को पीटने की जरूरत नहीं थी। यहाँ उनकी आंखें, मौन और भीतर का संघर्ष अभिनय का आधार थे। सत्यकाम को धर्मेंद्र के करियर की सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में गिना जाता है और कई समीक्षकों ने इसमें उनके अभिनय को उनके सर्वोत्तम कामों में शामिल किया है। इसके बाद धर्मेंद्र की लोकप्रियता लगातार बढ़ती गई। वर्ष 1970 में जीवन मृत्यु आई। वर्ष 1971 में मेरा गांव मेरा देश ने उनके एक्शन नायक वाले रूप को मजबूत किया। वर्ष 1972 में सीता और गीता ने दिखाया कि वह केवल गंभीर या मारधाड़ वाली भूमिकाओं तक सीमित नहीं है। कॉमेडी, रोमांस और एक्शन तीनों क्षेत्रों में वह दर्शकों को आकर्षित कर सकते थे। इसी दौर में उनकी जोड़ी हेमा मालिनी के साथ भी बेहद लोकप्रिय हुई। दोनों ने पर्दे पर ऐसी जोड़ी बनाई जिसे हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे यादगार जोड़ियों में गिना जाता है। फिर आया वर्ष 1975 और इस वर्ष ने धर्मेंद्र के नाम को भारतीय सिनेमा की अमर कहानियों में लिख दिया। फिल्म थी शोले। रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित इस फिल्म में धर्मेंद्र ने वीरू की भूमिका निभाई। उनके साथ अमिताभ बच्चन जय की भूमिका में थे। फिल्म में दोनों की दोस्ती, हास्य, साहस और भावनात्मक जुड़ाव ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वीरू केवल एक लड़ाकू व्यक्ति नहीं था, उसमें शरारत थी, प्रेम था, दोस्ती थी, डर था और भावुकता भी थी। धर्मेंद्र ने इन सभी रंगों को सहजता से निभाया। वीरू की भूमिका ने उनके सितारे को और ऊंचा कर दिया। उसी वर्ष चुपके चुपके भी आई। यहां धर्मेंद्र का एक बिल्कुल अलग रूप सामने आया। इस फिल्म में उनकी हास्य क्षमता और संवाद बोलने की सहजता दिखाई दी। अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र के बीच के दृश्य आज भी हिंदी सिनेमा की श्रेष्ठ हास्य प्रस्तुतियों में गिने जाते हैं। शोले के वीरू ने उन्हें जन जन का नायक बनाया, जबकि चुपके चुपके ने साबित किया कि वह केवल शरीर और एक्शन के अभिनेता नहीं थे। वर्ष 1977 में धर्मवीर आई। इसके साथ उनकी साहसिक और वीर नायक वाली छवि और मजबूत हुई। जुगनू, प्रतिज्ञा, यादों की बारात, राजा जानी, सीता और गीता और अनेक फिल्मों ने उन्हें लगातार व्यस्त रखा। धर्मेंद्र की एक विशेषता यह थी कि वह एक समय में कई फिल्मों में काम कर रहे होते थे। दशकों लंबे करियर में उन्होंने 300 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। यह संख्या अपने आप में असाधारण है। उनका काम केवल हिंदी फिल्मों तक सीमित नहीं था, उन्होंने निर्माण में भी कदम रखा। वर्ष 1983 में उनकी निर्माण संस्था ने बेताब बनाई, जिसने उनके बेटे सनी देओल को अभिनेता के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस तरह धर्मेंद्र केवल स्वयं अभिनेता नहीं रहे, बल्कि अपने परिवार की अगली पीढ़ी के फिल्मी सफर के लिए भी रास्ता तैयार किया। उनकी फिल्मों का एक और बड़ा दौर 80 और 90 के दशक में आया। इस समय तक उनकी छवि पूरी तरह स्थापित हो चुकी थी। वह एक्शन फिल्मों के भरोसेमंद सितारे थे। उनका नाम किसी फिल्म के साथ जुड़ता तो दर्शकों को उम्मीद होती कि पर्दे पर एक ऐसा नायक दिखाई देगा जो अन्याय के सामने खड़ा होगा। लेकिन धर्मेंद्र के करियर की सबसे खास बात यह थी कि उनकी लोकप्रियता केवल एक दशक की घटना नहीं रही। उन्होंने कई पीढ़ियों के दर्शकों के सामने काम किया। बाद के वर्षों में जब उनकी उम्र बढ़ी तो उन्होंने अपने अभिनय की दिशा बदलनी शुरू की। अब वह मुख्य नायक के बजाय पिता, बुजुर्ग, परिवार के मुखिया और भावनात्मक भूमिकाओं में दिखाई देने लगे। अपने में उन्होंने परिवार और रिश्तों से जुड़े भावनात्मक पक्ष को सामने रखा। लाइफ इन ए मेट्रो में उन्होंने उम्र के उस पड़ाव की संवेदनाओं को छुआ जहां अकेलापन और साथ की इच्छा दोनों महत्वपूर्ण हो जाते हैं।
यमला पगला दीवाना में उन्होंने अपने बेटों सनी और बॉबी के साथ हास्यपूर्ण अंदाज में दर्शकों का मनोरंजन किया। वर्ष 2023 में रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में उनकी छोटी लेकिन बेहद भावनात्मक भूमिका ने एक बार फिर दर्शकों को उनकी ओर खींच लिया। उनके एक दृश्य ने सामाजिक माध्यमों पर खूब चर्चा बटोरी और नई पीढ़ी ने भी उन्हें नए रूप में देखा। यह धर्मेंद्र की सबसे बड़ी जीत थी। वह केवल पुराने दौर के अभिनेता नहीं रहे थे, उनकी उपस्थिति नई पीढ़ी के दर्शकों के लिए भी अर्थ रखती थी। धर्मेंद्र का निजी जीवन उनके फिल्मी जीवन जितना ही चर्चित रहा। फिल्मी दुनिया में धर्मेंद्र का नाम कई अभिनेत्रियों के साथ जोड़ा गया, लेकिन हेमा मालिनी के साथ उनका संबंध सबसे अधिक चर्चा में रहा। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की पहली मुलाकातों के बाद धीरे धीरे दोनों की नजदीकियां बढ़ीं। दोनों ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया और पर्दे पर उनकी जोड़ी बेहद लोकप्रिय हो गई। सीता और गीता, राजा जानी, शोले और कई दूसरी फिल्मों ने इस जोड़ी को दर्शकों का प्रिय बना दिया। पर्दे की प्रेम कहानी धीरे धीरे वास्तविक जीवन के रिश्ते में बदलने लगी, लेकिन इस रिश्ते के सामने सबसे बड़ी जटिलता यह थी कि धर्मेंद्र पहले से विवाहित थे। हेमा मालिनी ने बाद में कई बार इस रिश्ते के कठिन पक्षों पर बात की। यह कोई साधारण प्रेम कहानी नहीं थी। इसमें भावनाएं थीं, परिवार था, सामाजिक दबाव था और एक ऐसा विवाह था जिसे धर्मेंद्र पहले ही निभा रहे थे। वर्ष 1980 में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने विवाह किया। दोनों के विवाह को लेकर लंबे समय तक अनेक तरह की बातें कही जाती रहीं। धर्मेंद्र के पहले विवाह के कारण यह रिश्ता स्वाभाविक रूप से चर्चा और विवाद का विषय बना। उनके विवाह से 2 बेटियां हुईं, ईशा देओल और आहाना देओल। धर्मेंद्र का निजी जीवन आगे चलकर 2 परिवारों के बीच संतुलन का जटिल उदाहरण बना। प्रकाश कौर और उनके बच्चों के प्रति उनकी जिम्मेदारियां बनी रहीं, जबकि हेमा मालिनी और उनकी बेटियों के साथ भी उनका परिवार आगे बढ़ा। वर्षों बाद हेमा मालिनी ने यह स्पष्ट किया कि उन्होंने धर्मेंद्र के पहले परिवार की जिम्मेदारियों का सम्मान किया। धर्मेंद्र के जीवन की यह कहानी यह भी बताती है कि प्रसिद्धि के पीछे खड़ा व्यक्ति भी निजी फैसलों की जटिलताओं से मुक्त नहीं होता। धर्मेंद्र का नाम कई बार विवादों में आया, लेकिन उनके जीवन का सबसे बड़ा विवाद उनका दूसरा विवाह था। उनकी शादी हेमा मालिनी से तब हुई जब वह प्रकाश कौर के पति थे। इस वजह से उनके निजी जीवन पर लंबे समय तक चर्चा होती रही। उनके विवाह को लेकर धर्म परिवर्तन से जुड़ी बातें भी सार्वजनिक चर्चाओं में आती रही हैं। कई समाचार और मनोरंजन स्रोतों ने दावा किया कि विवाह को कानूनी रूप देने के लिए उन्होंने इस्लाम स्वीकार किया और दूसरा नाम अपनाया था, लेकिन इस विषय से जुड़ी सार्वजनिक जानकारी में अलग अलग विवरण मिलते हैं। इसलिए इसे निर्विवाद तथ्य की तरह प्रस्तुत करने के बजाय एक लंबे समय से चली आ रही रिपोर्ट के रूप में देखना अधिक उचित है। उनके निजी जीवन से जुड़े विवादों के बावजूद धर्मेंद्र ने अपने दोनों परिवारों के साथ संबंध बनाए रखने की कोशिश की। राजनीति में उनका प्रवेश भी चर्चा का विषय बना। वर्ष 2004 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में राजस्थान की बीकानेर लोकसभा सीट से चुनाव जीता और संसद पहुंचे। फिल्मी सितारे के रूप में उनकी लोकप्रियता राजनीतिक क्षेत्र में भी उनके साथ गई। हालांकि राजनीति में उनकी सक्रियता फिल्मी जीवन जितनी लंबी नहीं रही और उनका कार्यकाल वर्ष 2009 के आसपास समाप्त हुआ। उनके राजनीतिक जीवन को लेकर यह आलोचना भी हुई कि संसद में उनकी सक्रियता अपेक्षाकृत सीमित रही। लेकिन धर्मेंद्र का नाम केवल विवादों के कारण याद नहीं किया जाता। उनके जीवन में ऐसे अवसर भी आए जब उन्होंने अपने व्यवहार, मित्रता और भावनात्मक स्वभाव से लोगों के बीच अलग पहचान बनाई। वह अपने सहकर्मियों के साथ दोस्ताना व्यवहार के लिए भी जाने जाते थे। उनके व्यक्तित्व में एक ऐसा अपनापन था जो उन्हें केवल पर्दे का नायक नहीं रहने देता था। फिल्म उद्योग के कई कलाकारों ने बाद में उन्हें बेहद स्नेही और भावुक इंसान के रूप में याद किया। धर्मेंद्र ने अभिनय के अलावा निर्माण, संपत्ति और दूसरे व्यवसायों से भी अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत की। उनके शुरुआती जीवन की आर्थिक स्थिति और अंतिम वर्षों की संपत्ति में जमीन आसमान का अंतर था। पहली फिल्म के लिए मिले 51 रुपये से शुरू हुई यात्रा करोड़ों की संपत्ति तक पहुंची। वर्ष 2025 में प्रकाशित विभिन्न मीडिया आकलनों के अनुसार उनकी कुल संपत्ति लगभग 335 करोड़ रुपए से लेकर 450 करोड़ रुपए के बीच बताई गई। कुछ रिपोर्टों ने उनकी संपत्ति लगभग 450 करोड़ रुपए आंकी। ध्यान रखना जरूरी है कि यह कोई सार्वजनिक रूप से प्रमाणित अंतिम सरकारी आंकड़ा नहीं है, बल्कि मीडिया रिपोर्टों पर आधारित अनुमान है। उनकी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा अचल संपत्ति से जुड़ा बताया गया। महाराष्ट्र के लोनावला में उनका लगभग 100 एकड़ का फार्म हाउस चर्चा में रहा। यह जगह उनके लिए केवल संपत्ति नहीं थी। खेती, प्रकृति और गांव की मिट्टी से उनका पुराना रिश्ता था
और उम्र के अंतिम वर्षों में भी वह खेतीबाड़ी तथा प्राकृतिक जीवन से जुड़ी तस्वीरें साझा करते थे। उनके पास महाराष्ट्र में कई संपत्तियां होने की भी रिपोर्टें सामने आईं। कुछ रिपोर्टों में इनकी कीमत 17 करोड़ रुपए से अधिक बताई गई। इसके अलावा कृषि और गैर कृषि भूमि में निवेश का भी उल्लेख मिलता है। धर्मेंद्र ने भोजन और आतिथ्य के क्षेत्र में भी रुचि दिखाई। गरम धर्म ढाबा जैसे व्यवसाय उनके नाम से जुड़े। उनके लिए व्यवसाय केवल धन कमाने का माध्यम नहीं था, बल्कि उनके व्यक्तित्व का हिस्सा भी था। उन्हें भोजन और देसी जीवन शैली से विशेष लगाव था। उनके पास पुरानी और महंगी गाड़ियों का संग्रह भी था। रिपोर्टों के अनुसार उनके वाहन संग्रह में पुरानी फिएट से लेकर महंगी गाड़ियां तक शामिल थीं। यह बात भी दिलचस्प है कि जिस अभिनेता ने अपने जीवन की शुरुआत सीमित साधनों के साथ की थी, वही आगे चलकर ऐसी संपत्ति का मालिक बना जिसे लोग करोड़ों में आंकते थे। लेकिन धर्मेंद्र के लिए संपत्ति शायद उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं थी। उनकी सबसे बड़ी पूंजी उनके दर्शक थे। धर्मेंद्र के जीवन में कई निर्णायक मोड़ आए, लेकिन वर्ष 1966 की फूल और पत्थर ने उनके करियर की दिशा बदल दी। इस फिल्म से पहले वह एक आकर्षक और उभरते हुए अभिनेता थे। इसके बाद वह सितारा बन गए। फिर वर्ष 1969 की सत्यकाम ने यह साबित किया कि वह केवल लोकप्रिय अभिनेता नहीं, बल्कि गंभीर अभिनय करने की क्षमता रखने वाले कलाकार भी हैं। और वर्ष 1975 की शोले ने उन्हें अमर बना दिया। इन 3 पड़ावों को धर्मेंद्र के अभिनय जीवन की 3 अलग अलग पहचान के रूप में देखा जा सकता है। फूल और पत्थर ने उन्हें बड़ा सितारा बनाया। सत्यकाम ने अभिनेता के रूप में उनकी गहराई सामने रखी। शोले ने उनके चरित्र वीरू को भारतीय लोकप्रिय संस्कृति का स्थायी हिस्सा बना दिया। लेकिन एक और महत्वपूर्ण मोड़ था उम्र बढ़ने के साथ अपनी छवि बदलना। बहुत से अभिनेता अपने युवा दौर की लोकप्रिय छवि से बाहर नहीं निकल पाते। धर्मेंद्र ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने पिता की भूमिका स्वीकार की, उम्र दराज चरित्र निभाए, हास्य भूमिकाएं की, भावनात्मक किरदार किए, नई पीढ़ी के कलाकारों के साथ काम किया। इस बदलाव ने उन्हें लंबे समय तक प्रासंगिक बनाए रखा। उनकी कहानी में एक और खास बात थी। उन्हें अपने करियर में जितने पुरस्कार मिलने चाहिए थे, उतने नहीं मिले। शोले और चुपके चुपके जैसी फिल्मों में उनके काम को व्यापक लोकप्रियता मिली, लेकिन सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जैसे बड़े पुरस्कारों में उन्हें वह मान्यता नहीं मिली जिसकी उनके प्रशंसकों को उम्मीद थी। धर्मेंद्र स्वयं भी कई बार कहते रहे कि पुरस्कार कम मिले, लेकिन दर्शकों का प्यार उनके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार था। वर्ष 1997 में उन्हें फिल्म फेयर का जीवन गौरव सम्मान मिला। वर्ष 2012 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और उनके निधन के बाद वर्ष 2026 में भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया। यह सम्मान उनके जीवन की उस यात्रा की सरकारी स्वीकृति थी जो एक छोटे गांव से शुरू हुई थी। धर्मेंद्र का पतन किसी एक दिन या किसी एक फिल्म से नहीं हुआ। वास्तव में उनके साथ जो हुआ उसे पतन से ज्यादा एक लंबे परिवर्तन के रूप में समझना चाहिए। 80 और 90 के दशक में हिंदी सिनेमा बदल रहा था। नई पीढ़ी के अभिनेता आ रहे थे, दर्शकों की पसंद बदल रही थी, एक्शन फिल्मों की शैली बदल रही थी और नायक की परिभाषा भी बदल रही थी। धर्मेंद्र ने इसके बावजूद काम जारी रखा, लेकिन उम्र के साथ उनके लिए मुख्य नायक वाली भूमिकाएं कम होती गईं। जिस चेहरे को कभी प्रेमी नायक के रूप में पर्दे पर देखने के लिए दर्शक उत्साहित होते थे, वही चेहरा अब पिता और बुजुर्ग चरित्रों में दिखाई देने लगा। यह स्वाभाविक परिवर्तन था, लेकिन यही वह दौर था जब कई फिल्मों की गुणवत्ता और व्यावसायिक सफलता पहले जैसी नहीं रही। धर्मेंद्र की फिल्में लगातार आती रहीं, मगर हर फिल्म शोले या फूल और पत्थर जैसी घटना नहीं बन सकती थी। फिर भी उन्होंने अभिनय छोड़ा नहीं। उनका करियर इस मायने में असाधारण था कि उन्होंने अपने युवा दौर के खत्म होने के बाद भी स्वयं को पूरी तरह पर्दे से अलग नहीं किया। वर्ष 2007 में अपने और लाइफ इन अ मेट्रो जैसी फिल्मों ने उन्हें नई पीढ़ी के सामने फिर से मजबूत अभिनेता के रूप में प्रस्तुत किया। अपने में परिवार और सम्मान की कहानी थी, जबकि लाइफ इन अ मेट्रो में उन्होंने उम्र दराज इंसान की भावनाओं को सहजता से निभाया। इसके बाद यमला पगला दीवाना ने उन्हें उनके दोनों बेटों के साथ एक अलग अंदाज में पेश किया। यह केवल फिल्म नहीं थी, बल्कि देओल परिवार की 3 पीढ़ियों की लोकप्रियता का एक मिलन भी था। वर्ष 2023 में रॉकी और रानी की प्रेम कहानी आई। धर्मेंद्र उस समय 80 के दशक को पार कर चुके थे, लेकिन उन्होंने फिल्म में एक महत्वपूर्ण भावनात्मक भूमिका निभाई। उनके अभिनय का एक दृश्य सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से चर्चित हुआ। इस समय तक धर्मेंद्र के लिए स्टारडम का अर्थ बदल चुका था। अब लोग उनसे पहले जैसी मारधाड़ नहीं चाहते थे।
वे उन्हें देखना चाहते थे क्योंकि उनके चेहरे में कई दशक का भारतीय सिनेमा दिखाई देता था। उनकी उम्र बढ़ रही थी, लेकिन उनके प्रति दर्शकों का प्रेम कम नहीं हुआ। यह सवाल धर्मेंद्र की कहानी में सबसे भावुक हिस्सा बन जाता है, क्योंकि अब इसका उत्तर केवल वर्तमान जीवन के बारे में नहीं है। धर्मेंद्र का निधन 24 नवंबर 2025 को मुंबई में 89 वर्ष की आयु में हुआ। यह खबर भारतीय सिनेमा के लिए एक बड़े युग के समाप्त होने जैसी थी। उनके निधन से कुछ ही दिन पहले तक उनके प्रशंसक उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थे। वह लंबे समय से उम्र संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे थे, लेकिन उनकी अंतिम फिल्म की कहानी उनके निधन के बाद भी जारी रही। फिल्म थी 21। इसमें धर्मेंद्र ने ब्रिगेडियर एमएसएल खेत्रपाल की भूमिका निभाई, जो अपने शहीद बेटे अरुण खेत्रपाल की स्मृति और उससे जुड़े दर्द को अपने भीतर लिए हुए हैं। यह भूमिका उनके वास्तविक जीवन की उम्र और अनुभव से जुड़ी हुई प्रतीत होती थी। फिल्म एक सच्ची घटना से प्रेरित थी और अरुण खेत्रपाल के जीवन तथा बलिदान पर आधारित थी। 21 का प्रदर्शन पहले 25 दिसंबर 2025 को होना था, लेकिन बाद में इसकी तारीख बदलकर 1 जनवरी 2026 कर दी गई। इस तरह धर्मेंद्र की अंतिम फिल्म उनके निधन के बाद दर्शकों के सामने आई। 21 में धर्मेंद्र की अंतिम उपस्थिति को दर्शकों ने केवल एक फिल्मी भूमिका की तरह नहीं देखा। लोगों के लिए यह उस अभिनेता को आखिरी बार पर्दे पर देखने का अवसर था जिसने 6 दशकों से अधिक समय तक उनका मनोरंजन किया था। और फिर एक और ऐतिहासिक सम्मान उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। वर्ष 2026 में भारत सरकार ने धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया। भारत सरकार की आधिकारिक अधिसूचना में उनका नाम कला के क्षेत्र में इस सम्मान के लिए दर्ज किया गया। फरवरी 2026 में ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार समारोह में भी उन्हें स्मृति खंड में याद किया गया। यह इस बात का संकेत था कि धर्मेंद्र का प्रभाव केवल भारत तक सीमित नहीं था। आज धर्मेंद्र स्वयं हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी फिल्मों के किरदार जीवित हैं। वीरू जीवित है, सत्यकाम का सत्यप्रिय जीवित है, फूल और पत्थर का शाका जीवित है, चुपके चुपके का प्रोफेसर परिमल त्रिपाठी जीवित है, और इन किरदारों के माध्यम से धर्मेंद्र आज भी दर्शकों के सामने मौजूद हैं। धर्मेंद्र की विरासत को केवल 300 से अधिक फिल्मों की संख्या से नहीं समझा जा सकता। उनकी असली विरासत वो प्रभाव है जो उन्होंने हिंदी सिनेमा के नायक की छवि पर छोड़ा। उनसे पहले भी मजबूत शरीर वाले अभिनेता थे और उनके बाद भी आए, लेकिन धर्मेंद्र के व्यक्तित्व में एक खास विरोधाभास था। वह शरीर से बेहद मजबूत दिखाई देते थे, लेकिन आंखों में एक नरमी थी। यही कारण था कि वह एक ही समय में गरम धर्म और नरम धर्म दोनों बन सके। वह पर्दे पर खलनायकों से लड़ सकते थे, लेकिन उसी फिल्म में किसी कमजोर इंसान के लिए भावुक भी हो सकते थे। वह बंदूक उठा सकते थे, लेकिन प्रेम के सामने कमजोर भी पड़ सकते थे। वह दर्शकों को हंसा सकते थे और अगले ही क्षण भावुक कर सकते थे। शोले में वीरू की दोस्ती हो या चुपके चुपके में उनका हास्य, सत्यकाम में नैतिक संघर्ष हो या फूल और पत्थर में अपराध से इंसानियत की ओर यात्रा, धर्मेंद्र ने अपने करियर में नायक के कई रूप दिखाए। उनकी विरासत का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा उनका परिवार है। सनी देओल और बॉबी देओल ने फिल्मों में अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया। ईशा देओल ने भी अभिनय किया। इस तरह धर्मेंद्र का नाम केवल उनके अपने काम तक सीमित नहीं रहा, बल्कि देओल परिवार की कई पीढ़ियों से जुड़ गया। लेकिन शायद धर्मेंद्र की सबसे बड़ी विरासत यह है कि उन्होंने छोटे शहर और गांव से आने वाले उन लाखों युवाओं को सपना देखने का साहस दिया जो फिल्मी परिवार से नहीं थे। उनकी कहानी कहती है कि कभी कभी किसी इंसान के पास शुरुआत में कुछ नहीं होता, उसके पास केवल सपना होता है, और यदि वह सपना लगातार मेहनत के साथ जुड़ जाए तो एक दिन वही सपना इतिहास बन सकता है। धर्मेंद्र की कहानी में संघर्ष था, असफलता थी, गरीबी के दिन थे, पारिवारिक जटिलताएं थीं, विवाद थे, करियर के उतार चढ़ाव थे, लेकिन सबसे ऊपर था दर्शकों का प्यार। वर्ष 2025 में उनके निधन के बाद देश भर से जिस तरह श्रद्धांजलियां आईं, उसने साबित कर दिया कि धर्मेंद्र केवल एक अभिनेता नहीं थे, वह भारतीय लोकप्रिय संस्कृति का हिस्सा बन चुके थे। उनके निधन के बाद शोले को भी फिर से बड़े पर्दे पर लाया गया। दिसंबर 2025 में इसके पुनर्स्थापित संस्करण ने दर्शकों को एक बार फिर वीरू, जय और गब्बर की दुनिया में लौट आया। यह अपने आप में धर्मेंद्र की स्थायी लोकप्रियता का प्रमाण था। कई कलाकार प्रसिद्ध होते हैं, कुछ कलाकार महान बनते हैं, लेकिन बहुत कम कलाकार ऐसे होते हैं जिनके किरदार उनके जाने के बाद भी नई पीढ़ी के लोगों की भाषा, यादों और भावनाओं में बने रहते हैं। धर्मेंद्र उन्हीं कलाकारों में से एक थे।
कभी पंजाब के एक छोटे से गांव में रहने वाला एक लड़का फिल्मों के पोस्टर देखकर सपना देखता था। उसे नहीं पता था कि मुंबई उसके लिए क्या लेकर बैठी है। उसे नहीं पता था कि कभी वह गैराज जैसी जगह में रहकर गुजारा करेगा। उसे नहीं पता था कि एक समय उसे केवल 51 रुपये की मजदूरी जैसी रकम में पहली फिल्म मिलेगी। उसे यह भी नहीं पता था कि जिस शहर में वह संघर्ष करने आया है, वही शहर एक दिन उसका नाम करोड़ों लोगों की जुबान पर रखेगा। वह लड़का था धर्मेंद्र। उसने शुरुआत की एक छोटे से सपने से, फिर उसने फूल और पत्थर में अपनी पहचान बनाई, सत्यकाम में अपने अभिनय की गहराई दिखाई, शोले में वीरू बनकर इतिहास रच दिया, चुपके चुपके में दर्शकों को हंसाया, सीता और गीता में मनोरंजन किया, अपने में पिता की भावनाओं को जिया, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में नई पीढ़ी को छुआ और 21 में आखिरी बार पर्दे पर दिखाई दिए। फिर 24 नवंबर 2025 को उनका शरीर इस दुनिया से चला गया। लेकिन शायद कुछ कलाकारों की मृत्यु होती ही नहीं, क्योंकि जब भी शोले में वीरू दिखाई देता है, धर्मेंद्र फिर लौट आते हैं। जब चुपके चुपके में उनका हास्य सुनाई देता है, धर्मेंद्र फिर मुस्कुरा देते हैं। जब सत्यकाम देखा जाता है, धर्मेंद्र फिर अपने अभिनय की गहराई से सामने खड़े हो जाते हैं। आज जब हम धर्मेंद्र को याद करते हैं तो केवल उस सुंदर चेहरे को याद नहीं करना चाहिए जिसने कभी लाखों युवतियों को अपना दीवाना बनाया था। हमें उस संघर्षशील युवक को भी याद करना चाहिए जो बिना किसी फिल्मी विरासत के मुंबई आया था। उस इंसान को याद करना चाहिए जिसने असफलताओं के बीच काम करना सीखा। उस अभिनेता को याद करना चाहिए जिसने एक्शन, प्रेम, हास्य और गंभीर अभिनय हर रंग में स्वयं को साबित किया। और उस पिता को भी याद करना चाहिए जिसने अपने बाद आने वाली पीढ़ी के लिए रास्ता बनाया। धर्मेंद्र चले गए, लेकिन उनका पर्दा नहीं गिरा, क्योंकि कुछ सितारे आसमान में नहीं होते, कुछ सितारे लोगों की यादों में रहते हैं, और धर्मेंद्र उन्हीं सितारों में से एक हैं। अगर आपको धर्मेंद्र की ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने उन दोस्तों और परिवार के सदस्यों तक जरूर पहुंचाइए जिन्होंने कभी शोले के वीरू को देखकर तालियां बजाई थीं। ऐसे ही महान कलाकारों की अनसुनी और भावुक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सदस्यता दीजिए और टिप्पणी में ज़रूर बताइए कि अगली कहानी आप किस महान अभिनेता की सुनना चाहते हैं, क्योंकि सितारे पर्दे से उतर सकते हैं, लेकिन सच्चे सितारे दिलों से कभी नहीं उतरते।